पेशा कानून को लागू करने की मांग को लेकर के आज लोहरदगा में जो है आदिवासी संस्कृति कला केंद्र में सेमिनार का आयोजन किया गया है। यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की असिस्टेंट कलेक्टर और जो है सखुआ संस्कृति की सदस्य निशा उरांव जी हमारे साथ में मौजूद हैं। जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और आज जो सेमिनार हुआ है इसका उद्देश्य क्या है। मैम, क्या है उद्देश्य जो आज सेमिनार हो रहा है उसका? जोहार। आज एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। राजीव पढ़ा प्रार्थना सभा आयोजन करता है और इस कार्यशाला में आज पेशा कानून के संबंध में जानकारी दी जा रही है और जो दर्शक जो भी हमारे अतिथि हैं और दर्शकगण हैं, अतिथिगण हैं, वो सारे आपके महतो पाहन पुजार वो सभी लोग आज आए हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है आज कि पेशा कानून के बारे में बहुत सारी भ्रामक जानकारियां हैं और तो सही जानकारी का प्रचार इन लोगों तक पहुंच सके, ये मुख्य उद्देश्य है। साथ ही रूढ़िजन्य आदिवासी, रूढ़िजन्य विधि, इन विषयों पर भी चर्चा की जा रही है। खासकर कानून इनको क्या मान्यता देता है उस पर चर्चा की जा रही है। जैसे अभी कुर्मी महतो को आदिवासी की मान्यता मिले, इसको लेकर के भी राज्य में आंदोलन चल रहा है। ऐसे समय में ये जो सेमिनार है ये इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, जो कुर्मी महतो का आंदोलन चल रहा है उससे यह सेमिनार उससे संबंधित नहीं है। आप पेशा के विषय में जान रहे हैं कि बहुत समय से पेशा कानून के लिए आदिवासी समाज संघर्ष कर रहा है कि वो जल्द से जल्द लागू किया जाए और आज जो है लागू होने की स्थिति में आ चुकी है, क्योंकि कोर्ट से भी परमादेश लागू किया गया है। और जैसा आप सभी जानते होंगे कि कोर्ट में भी इसकी अभी वर्तमान में अभी बहुत ही रीसेंट उन्होंने आदेश दिया है कि जल्द से जल्द सरकार इसे लागू करे। और जैसे स्थिति ये है, जो सूचनाएं प्राप्त हैं कि शायद विभाग द्वारा कैबिनेट को भी ये पेशा नियमावली भेजी गई है लागू करने के लिए। पेशा अधिनियम अगर लागू हो जाता है तो आदिवासी समुदाय के जीवन में क्या कुछ बेहतर होगा? देखिए, सबसे पहले तो जो रूढ़िजन्य विधि और रूढ़िजन्य आदिवासी जिस पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पेशा कानून उनको ताकत देगा। आज देखिए, बहुत सारे राज्य और केंद्र कानून हैं जो कि हम सब पे लागू होता है और आदिवासी समाज का भी अपना रूढ़िजन्य विधि है जिसको संविधान में भी मान्यता दी गई है, पेशा कानून में भी मान्यता दी गई है। तो आज इसीलिए इसी कार्यशाला का यही आज आयोजन करने का मुख्य लक्ष्य था कि पेशा कानून जब लागू होगा तो आखिर उसका लाभ किसको मिलेगा और किस प्रकार मिलेगा और किस दिशा में आगे जो समाज है इस कानून की मदद से किस दिशा में आगे जाएगा। आदिवासी बहुल राज्य है झारखंड, इतने समय से मांग आ रही है कि पेशा अधिनियम जो है वो लागू किया जाए। आपको क्या लगता है क्या कारण रहा है कि अभी तक लागू नहीं हुआ है? देखिए, पहले तो जब 2000 में जब झारखंड राज्य बना उसके बाद से लगातार ही पेशा कानून जो है विवादित रहा और कोर्ट में किसी न किसी तरीके से इसे चुनौती दी जाती रही। पेशा कानून और अलग अलग उसके जो हैं अनुच्छेद हैं, तो इस वजह से भी बहुत देर तक बाधित रहा। और अब हम लोग इस स्थिति में आ गए हैं आज के दिन जब सब जो मुद्दे थे, जिन पे मुख्य रूप से जो विवादित मुद्दे थे, उन पर कोर्ट ने अपना अंतिम निर्णय दे दिया है। कौन कौन से वो विवादित मुद्दे थे और कोर्ट ने उस पर क्या निर्णय दिया है, अगर आप उस पर कुछ प्रकाश डालना चाहें? जी हाँ, सबसे पहले तो झारखंड पंचायती राज अधिनियम को ही असंवैधानिक बताया जा रहा था, उसी की संवैधानिकता पर चुनौती दी जा रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने अब झारखंड पंचायती राज अधिनियम को पेशा क्षेत्र के लिए वैध बताया है। सबसे पहले तो वहीं से शुरुआत होती है। उसके बाद भी कुछ छोटे छोटे बहुत सारे और मुद्दे थे, जैसे छठी अनुसूची के किस प्रकार से यहाँ प्रावधान लागू होने चाहिए, उस तरह के भी कुछ टेक्निकल विषय भी थे। तो उन सब पे भी कोर्ट ने अंतिम निर्णय दिया है और मैं बताना चाहूँगी आपके माध्यम से कि इन सारे मुद्दों पर सरकार के फेवर में गया है निर्णय और इन निर्णय के वजह से ही आगे का रास्ता साफ हुआ नियमावली को प्रकाशित करने का और उसे मतलब अंतिम रूप देने का। जो पंचायती राज की जो व्यवस्था है वो आदिवासी समुदाय या किसी भी समुदाय के विकास में कितना महत्वपूर्ण उसका योगदान होता है? आदिवासी समाज के विकास के पूरे समाज में क्या योगदान है आप पूछ रहे हैं? देखिए, जब भी हम किसी विकसित राज्य की बात करते हैं तो वहाँ
आप कभी क्या खुद भ्रमण किए हैं कोई भी विकसित राज्य, जैसे कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र? क्या आप खुद गए हैं? एक आध बार जाना हुआ है मैडम। किसी भी विकसित राज्य आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि ज़मीनी स्तर से वहाँ सशक्तिकरण हुआ है। मतलब वहाँ की जो स्वशासन व्यवस्था है उसमें सशक्तिकरण हुआ है, उसके बिना विकास संभव नहीं है। तो आप ये नारा सुनते होंगे, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। तो जो ज़मीनी स्तर पे जो स्वशासन व्यवस्था है वो ग्राम सभा है। और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा आदिवासियों के रूढ़िजन्य विधि से संचालित होता है। यानी कि ग्राम सभा जब तक उसका सशक्तिकरण पूर्ण रूप से नहीं होगा और उसको अपना संवैधानिक अधिकार पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा, तब तक जो राज्य का विकास है वो पूर्ण नहीं माना जाएगा। अभी जैसे सखुआ संस्कृति के माध्यम से जो आपका लेख है वो भी यहाँ पे लोगों को दिया गया, उस लेख के माध्यम से आपने क्या कुछ संदेश देने का कोशिश किया है? आज की जो कार्यशाला का जो विषय है, पेसा कानून किसके लिए है, तो रूढ़िजन्य विधि और रूढ़िजन्य आदिवासी कानून की नज़र में इनको क्या मान्यता दी जाती है? आखिर रूढ़िजन्य विधि क्या है, रूढ़िजन्य आदिवासी कौन है, और किस प्रकार से पेसा कानून इनको प्रभावित करता है या इनको ताकत देता है? मेरा लेख उसी के संबंध में है और उसी के विषय में मैं आज बात करने जा रही हूँ। क्या लगता है, आप जैसे बोल रहे थे कि जो कोर्ट का जो अड़चन था वो ख़त्म हो गया है, तो कितना जल्दी ये जो कानून है, ये अधिनियम जो है वो लागू हो जाएगा? आपकी क्या इस पर ये है? जैसा देखिए, बहुत विशिष्ट जानकारी तो मैं नहीं दे पाऊँगी, लेकिन जो सूचनाएं ऐसे प्राप्त होती हैं उससे ऐसा लग रहा है कि अब बहुत जल्द ही नियमावली लागू होने वाली है सरकार के द्वारा। और इसीलिए इस प्रकार के कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि जब नियमावली लागू हो जाएगी तब विशेष तौर पे यह समझने की ज़रूरत है कि ये नियमावली किसके लिए है और किस प्रकार से सशक्तिकरण करेगी आदिवासी समाज का और राज्य के विकास का। जैसे अभी जो है पहान और पुजार को ही बुलाया गया है, जब ये नियमावली लागू हो जाएगी तो उसमें पहान पुजार की क्या भूमिका रहने वाली है? जी हाँ, देखिए, ये विषय से ही संबंधित है, रूढ़िजन्य विधि और रूढ़िजन्य आदिवासी। तो ये जो पाहन और पुजार हैं, ये आदिवासी पारंपरिक व्यवस्था के सदस्य हैं और ये कस्टमरी लॉ यानी रूढ़िजन्य विधि का पालन करने वाले लोग हैं। तो पेसा जो कानून है उसका 4 का क्या कहता है? 4 का ये कहता है कि पेसा कानून संरक्षण देता है, लेकिन किसको? रूढ़िजन्य विधि को, सामाजिक और धार्मिक प्रथा को और परंपरागत प्रबंधन को। तो ग्राम सभा के माध्यम से सामाजिक प्रथा, धार्मिक प्रथा और परंपरागत प्रबंधन का संचालन गांव में कौन कर रहा है? यही लोग कर रहे हैं। इसीलिए इन लोगों को खास बुलाया गया है, क्योंकि यही लोग मुख्य ग्राम सभा में वैसे तो सारा गांव होता है और सर्वसम्मति से ही निर्णय होता है, लेकिन ग्राम सभा में जो पदाधिकारी होते हैं, पढ़ा के जो पदाधिकारी होते हैं, उनको विशिष्ट रूप से जानकारी देने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर इनके पास सही जानकारी हुई, भ्रामक जानकारी को तोड़ा जाए इनके मन में भी, तो ये कानून का जो है सही उपयोग कर पाएंगे। जो ग्राम सभा है वो आज के डेट में क्या लगता है आपको, कितना सशक्त है और उसे कितनी सशक्त और बनाने की आवश्यकता है? देखिए, हजारों साल पुरानी व्यवस्था है ये ग्राम सभा, और आज भी कई क्षेत्रों में ग्राम सभा बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है। और मैं कहूँगी कि इसमें पेसा कानून के संरक्षण के और सहयोग के और उनके द्वारा ताकत शक्ति के ज़रूरत है, क्योंकि आज जो बहुत सारे राज्य कानून हैं, केंद्र कानून है, ऐसे में जो ग्राम सभा का रूढ़िजन्य विधि है, कस्टमरी लॉ है, परंपरागत प्रबंधन यानी ट्रेडिशनल मैनेजमेंट है, तो इसकी क्या स्थिति है? इसीलिए आज पेसा कानून की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वो ही सही दिशा देगा आदिवासी समाज को, और बल्कि सिर्फ आदिवासी समाज को नहीं, जो भी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में हैं, जितने भी लोग हैं, ग्राम सभा कोई जाति भेद नहीं करता। उसमें ग्राम सभा में सभी जाति के लोग रहते हैं और निर्णय किसी एक ग्राम प्रधान का नहीं होता है। ग्राम सभा में सर्वसम्मति से ही निर्णय होता है, यानी सभी जाति के लोगों का निर्णय ही माना जाता है। तो अभी आपने जो है निशा उरांव जी को सुना कि यहाँ पे लोहरदगा में जो है आदिवासी संस्कृति कला केंद्र में आज पेशा अधिनियम को लेकर के एक जो है सेमिनार का आयोजन किया गया है। यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आप पहुँची थी और समाज के जो पहान हैं, पुजार हैं, आदिवासी समुदाय के, उनको यहाँ पर बुलाया गया था और उनको इस अधिनियम को लेकर के जो है जागरूक किया गया है। आने वाले वक्त में ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि यह अधिनियम लागू होगा और उसके बाद जो है ग्राम पंचायत के साथ साथ जो है आदिवासी समुदाय का भी कहीं ना कहीं
उत्थान और कल्याण होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।